हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं जो अभी अभी फर्स्ट सिटिंग में मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ, उसमें से मैथ में से जितना भी ऑब्जेक्टिव था 1 से 100 तक, सब का सब 100% एकदम सटीक विश्लेषण के साथ हम सभी का आंसर मिलाएंगे। अब आप लोग भी मिलाकर देख लीजिए कि आप कितना करके सही आए हैं। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट एज का है, फर्स्ट पाली का है। देखिए, सबसे पहले पहला सवाल है, ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल में है कि cos 60 + 1 और cos 60 - 1 का सॉल्यूशन करोगे तो आंसर कौन होगा। और ऑप्शन दिया हुआ है ABCD करके 4, 2, -2, 3 और -3। ठीक है ना? देखिए, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, cos 60 लिखा हुआ है तो cos 60 का मान लिखेंगे और cos 60 का मान होता है 1/2 ऊपर में। ठीक है? अब प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में 1 और ठीक उसके नीचे बटन लिखा हुआ cos 60, लेकिन नीचे में माइनस है तो 1/2 और क्या लिखेंगे, -1, 1/2 माइनस में 1। ठीक है ना? जब ऊपर वाले को सॉल्यूशन करोगे तो आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2। और उसके नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे वाला सॉल्यूशन जब आप करोगे तो नीचे में आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। अब नीचे से नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, 3 और 3 बटा कितना, 1। कहने का मतलब आंसर कितना आ गया, 3। इसको आप 3 लिख सकते हो, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, सी वाला। ठीक है ना? यहाँ पे जो लगा हुआ है ये -3, इसको गलत मान के चलोगे। जो लड़का एग्जाम देखा है उनका पेपर मांग के ना फोटो खींच के बना रहे, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, सी वाला, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। ठीक है ना? दूसरा सवाल है साइन यदि a/5 = 12 डिग्री। ठीक है ना? तो पहले इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं पहला सोल्यूशन वाले को। ठीक है ना? उसके बाद दूसरे वाले को हम आपके सामने ला के बताते हैं। ठीक है? हाँ, अब देखिए हम लोग चलने वाले हैं अब दूसरा सवाल के आंसर की ओर कि कौन सा आंसर होगा और कैसे होगा थे। ठीक है ना? हाँ, तो चलिए अब दूसरा आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 2 वाला है, यदि a/5 = 12 डिग्री। तो अगर आप a सिंगल में लिखिएगा तो 12 और 5 में से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, a = 60 डिग्री। देखिए, यहाँ से तिरछे का हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है ना? अब आपको मान निकालना है 3 cos² a। अच्छा, तो 3 cos² a तो कहने का मतलब cosec² और cosec² और एक के जगह पे कितना लिखोगे, 60 डिग्री। एक के जगह पे कितना लिखोगे, 60 डिग्री। अच्छा, अब बताइए cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो cosec 60 डिग्री का मान होता है 4 बटा cosec 60 का होता है 2/√3, लेकिन स्क्वायर में नहीं तो हो जाएगा कितना, 4/3। 4/3 स्क्वायर में, इसलिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा हमारे कितना, 4। इसलिए ये दूसरा का आंसर कौन हो जाएगा, सी वाला, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं 3 का। कौन सा देखेंगे, अब 3 वाला। इसके पहले आपको क्या करना होगा, ये वाला मिटा लेते हैं। हाँ, उसके बाद अब देखिए देखने वाले आप 3 वाला। ठीक है ना? तो चलिए 3 को देखने वाले। हाँ, तो चलिए 3 वाला हम देखते हैं। तो 3 वाला है साइन 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री। साइन 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, साइन जो 54 लिखा हुआ है, साइन जो 54 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। बताते हैं, साइन 54 डिग्री और माइनस कितना लिखा हुआ, cos 36 डिग्री। साइन 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री। तो साइन 54 को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36 आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? और लास्ट में कितना है, cos 36। तो cos 36 लिख दिए हैं। ठीक है? अब देखिए, साइन 90 माइनस 36 को आप cos कितना लिख सकते हैं, cos 36 लिख सकते हैं। अब देखिए, लास्ट में भी कितना घटाना है आपको, cos 36। ये दोनों घट जाएगा तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, 0 बचेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन, ए, मतलब कि 3 के ए वाला, यानी कि 0 आंसर हो जाएगा। चलिए 1 से 3 तक देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कैसे, 4 से। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है 4 वाला। तो 4 वाला में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं। 4 वाला जो है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 90 डिग्री। अच्छा, आप ही बताइए, 1 से लेकर अगर आप 90 तक जाइएगा तो सबके मान नहीं याद होगा, लेकिन cos 90 का तो याद होगा ने। तो cos 90 का मान कितना हो जाता है, तो cos 90 का मान हो जाता है 0। cos 90 का मान कितना हो जाता है, 0। अब सब गुना में है, अगर a को 0 हो जाएगा तो सब के सब कितना हो जाएगा, 0। इसलिए 4 का आंसर कौन हो जाएगा, ए वाला। ठीक है? अब चलिए 5 का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है ना? कितना हो गया, 5 के। तो 5 वाला देखिए, cos 37/sin53 और प्लस में cot 34/tan56 लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो आप क्या करिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं cos 37 को, किसको,
cos आप 37 को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस कितना, cos 90 माइनस 53 आप लिख सकते हैं। किसको लिख दिए, उसको cos 90 माइनस 53 किसको लिखे, साइन cos 37 को, और नीचे कितना है sin 53, नीचे में कितना है sin 53, ठीक है ना। अब देखिए प्लस में कितना है, प्लस में कितना है cos 34, तो cot 34 को आप लिख सकते हैं, नीचे वाला यहाँ पे हम लिख देते हैं, उधर स्पेस नहीं है तो उसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 56, cot 90 माइनस 56 लिख सकते हैं। और नीचे में कितना हो गया, नीचे में दिया हुआ है tan 56, नीचे में कितना दिया हुआ है tan 56, नीचे में कितना दिया हुआ है tan 56, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद हम इधर चलते हैं, सोल्यूशन को इधर लिखते हैं। तो cos 90 माइनस अब 53 लिखे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं sin 53, कितना लिख सकते हैं sin 53, कितना लिख सकते हैं sin 53, और sin 53 और नीचे भी कितना हुआ है, कितना दिया गया है sin 53 दिया गया है, ठीक है ना, कितना sin 53। अब प्लस में कितना लिखा हुआ cot 90 माइनस 56, तो cot 90 माइनस 56 को आप tan 56 लिख सकते हैं, होता है ये सूत्र ही होता है। तो कितना लिख सकते हैं tan 56, नीचे में कितना है tan 56, नीचे में कितना है tan 56, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर से और नीचे से में तो कट गया तो यहाँ से 1 आ जाएगा, अब प्लस में 1 तो दोनों मिला के कितना हो गया 2, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा 2। तो 5 का कौन सा आंसर हो गया सी, यानी कि 2 आंसर हो गया। चलिए अब छठे सवाल की ओर, ठीक है ना। 5 तक हम लोग देख लिए, अब देखेंगे छठे सवाल को कि क्या आंसर होता है और कैसे होगा जी, ठीक है ना। एकदम सटीक विश्लेषण के साथ में हम लोग देखने वाला। आप हमें देख पा रहे हैं अपना चैनल यूनिक क्लासेस राघवाचक पे, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे हम लोग 7वां सवाल। तो 7वां सवाल आपके सामने ला रहे हैं। छठा सवाल आपका ये रहा, ठीक है ना। देखिए छठा सवाल है 2 sin 45 माइनस cos 45। तो क्या करेंगे, sin 45 का मान रखेंगे और cos 45 का मान रखेंगे और उसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2 के 2 लिख दीजिए और sin 45 का मान होता है 1/√2, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, और cos 45 का भी मान होता है कितना 1/√2, ठीक है ना। अभी दोनों को क्या करेंगे हम, ये दोनों घट जाएगा, अंदर में घट जाएगा, तब बचेगा कितना 0, कितना बचेगा 0, और 2 से जब हम 0 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा 6 के ए, यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 को आंसर देखते हैं कि कौन हो पाता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, हम सवाल नंबर 7 को ऊपर लाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7 आ गया। अब देखिए 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले क्या करिएगा, दोनों में से 7 को कॉमन कर लीजिए, दोनों में से 7 को क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखिए cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, का हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये यहाँ से 7 का हो गया, कॉमन हो गया। आप अब देखिए एक सूत्र होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से गुणा में कितना हो जाएगा 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना 7, यानी कि 7 के बी वाला आंसर ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 को अब हम लोग देखने वाले, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 8, आपके सामने ये रहा सवाल नंबर 8, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 8 को हम लोग हल करने वाले हैं और देखते हैं कि आंसर क्या हो पाता है। लिखा हुआ है sin 48 डिग्री बराबर P, तो tan 48 डिग्री का मान बताइए, ठीक है ना। sin 48 डिग्री बराबर P, तो tan 48 डिग्री का मान आपको बताना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से लिख लीजिए कि sin 48 डिग्री बराबर sin 48 डिग्री बराबर हो गया P। अच्छा आप देखिए यहाँ पे अब P के नीचे कुछ नहीं है, तो आप क्या मानोगे 1 मानोगे, और इसको मान लो का लंब, इसको क्या मान लो लंब, और नीचे वाला के क्या मानेंगे कर्ण मानेंगे। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, आपको निकालना है आधार, का निकालना है आधार। तो आधार हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर में से आप लंब को स्क्वायर को घटा दीजिए, मतलब कि 1 माइनस P स्क्वायर हो जाएगा आधार की जगह पे। अब आपको निकालना है का tan 48 डिग्री, कितना निकालना है tan 48 डिग्री, ठीक है ना। तो tan 48 डिग्री के जगह पे आप कितना लिख सकते हैं, अच्छा tan वाला क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार के जगह पे आप लंब को कितना लिख सकते हैं, लंब दिया हुआ P, तो P लिखिए, ठीक है ना। अब आधार आप कितना लाए हैं √1 माइनस P स्क्वायर, √1 माइनस P स्क्वायर, तो इससे आंसर कौन हो जाएगा P/1 माइनस P स्क्वायर, यानी कि 8 के ए वाला आंसर हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 9। अब हम लोग क्या देखेंगे, सवाल नंबर 9 को हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 9 को हम देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 9, ठीक है ना। अब इसमें से देखते हैं कि आंसर कौन हो पाता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम,
tan 27 से tan 63 है बराबर sin a, तो a का मान आपको बताना है। अब देखिए tan 27 है और tan 63 और sin a दे, अब a का मान आपको क्या कर रहा है बताना है। आप बताइए, यहाँ से आप क्या करिएगा कि यहाँ पे लिखिए tan 27, क्या लिखेंगे tan 27। अब गुना में कितना दिया हुआ है tan 63, कितना दिया हुआ है tan 63। अब बराबर में कितना दे दिया है sin a, बराबर में कितना लिख दिया है sin a। अब देखिए tan 27 है तो tan 27 को आप ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 63, tan 90 माइनस 63 लिख सकते हैं किसको tan 27 को। अब इसको ऐसा ही रहने देते हैं tan 63। अब बराबर में कितना दिया हुआ sin a, बराबर में कितना दिया हुआ sin a दिया हुआ है, ठीक है ना, sin a मान के चलिएगा, ये लिखे, ठीक है। आगे देख, तो tan 90 माइनस 63 बराबर हो जाता है cot 63, कितना हो जाता है cot 63, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ये कितना है tan 63 है। अब देखिए थीटा का जब मन बराबर होता है तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर होता है 1, तो ये दोनों से गुना करके कितना हो जाएगा 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा sin a, 1 बराबर कितना हो गया sin a। अब देखिए sin a का मान 1 है, तो sin a का मान 1 कब होता है जब थीटा का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, मतलब sin 90 डिग्री का मान ही 1 होता है ना, इसीलिए ये कितना हो जाएगा नो के सी वाला आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले 10 नंबर सवाल को, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कौन नो का आंसर कौन हो गया ए, यानी sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है ना। आगे सुनो, 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल को देखिए हम लोग देखने, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक का स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको देखने वाले हैं, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस में कितना दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस में कितना दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नीचे में जो है कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, तो इतना क्या होता है का कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस होता है कॉसेक का हो जाता है सेक, कॉसेक का क्या हो जाता है सेक, तो सेक का स्क्वायर थीटा अब माइनस में कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और ऊपर से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 और सेक का स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फिर कितना होता है 1, तो इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा 1, इसलिए 10 का ए आंसर मतलब कि 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 11 की ओर, 10 तक हम लोग देख लिए, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 11, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 11 को। आपसे पूछा जा रहा है कि रूट 81/2 1 है, कहने का मतलब रूट 81/2 जो है परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या कौन संख्या है उसके बारे में आपको बताना। तो देखिए रूट 81 है तो रूट 81 को आप बाहर में लिख सकते हैं, तो 9 लिख सकते हैं, और 2 है तो 2 रहने दीजिए। अभी देखिए ये कैसा संख्या हो गया परिमेय संख्या, पूर्णांक नहीं है, काहे कि पूर्णांक रहता जब बट्टा में नहीं रहता तब, इसलिए कौन संख्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 को, यह रहा आपके सामने सवाल नंबर 12। आपसे पूछा गया है कि 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, मतलब 192 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो 2 कितना बार आएगा। तो चलिए हम लोग लिख के देख लेते हैं 192 को, ठीक है ना। तो देखिए 192 अब जब लिखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो 4 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से विभाज्य हो गया तो 4 चक 16 और 4 या ठीक कितना हो जाएगा 32, और जब इसको भी आप विभाज्य करिएगा तो 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 12 चौक 48। आपको ध्यान देना है कि 2 कितना बार है, तो यहाँ 2 कितना बार है 2 बार है, यहाँ पे भी 2 कितना बार है 2 बार है। अब यहाँ से जब आप लिखिएगा तो 4 फिर से आ जाएगा और 4 तिया 12, तो यहाँ पे 2 कितना बार है 2 बार है, तो 2 बार यहाँ 2 बार देखिए आपको गिन के बता देते हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए आप गौर से देखिएगा यहाँ 2 बार आएगा 2, यहाँ भी 2 बार आएगा और यहाँ भी 2 बार आएगा, तो 2 2 4 2 6 बार आ गया, कितने बार आ गया 6 बार, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा 12 के सी। आंसर कौन हो जाएगा 12 के सी, यानी कि 192 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 का जो घातांक आएगा वो 6 आएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 13 की ओर, ठीक है ना, सवाल नंबर 13 की ओर, ठीक है ना। हाँ देखिए देखते हैं सवाल नंबर हम 13 को, ठीक है। हाँ सवाल नंबर हम 13 ला रहे हैं ऊपर, ये रहा सवाल नंबर 13, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 13 है, सवाल नंबर 13 बोल रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम
ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8, तो आर बराबर 0 तो बी का मान बताइए। कहने का मतलब 8 से भागा दिए होंगे, कई बार में कट गया होगा तो 9 बार में कट गया होगा। अगर ये देखना है कि कैसे होता है तो हम आपको बताते हैं। ये भाग एल्गोरिदम में होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। ए का मान दिया गया 72, तो यहाँ पे आप 72 लिख लीजिए। ये कितना मान के चलोगे कि 72 है। अब बी का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो बी के कुछ भी नहीं मानिए, ठीक है ना। अब देखिए 9 को क्यू बराबर 9 दिया, 8 दिया गया, सॉरी क्यू बराबर 8 दिया गया। अब प्लस में कितना है 0, ठीक है ना। आप देखिए तो ये कुछ जाएगा ना, इसको हल करिएगा तो 72 और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में 8b, बराबर में 8b। अब ये देखिए 8 9 कितना हो जाता है 72, तो b का मान कितना आ गया 9, तो इसलिए आंसर कौन हो जाएगा 9, मतलब 13 के आंसर b यानी 9 हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 14 को, ठीक है ना। तो चलिए सवाल नंबर 14 की ओर। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 14, ठीक है ना। सवाल नंबर 14 बोल रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कहने का मतलब है कि दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब कटने छटने के बाद हर में या तो 2 या तो 5 या तो दोनों मिलेगा तब, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये हम किसी को तोड़ लेते हैं, इसमें मान के चलिएगा ये 35 है, तो 35 में कौन आ गया 7 आ गया, अब कौन आ गया 5 आ गया। इस 5 तो ठीक था लेकिन 7 आ गया तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। 60 में देखिएगा तो 60 में आता है 20 तिया 60, 20 तिया 60, ठीक है ना। तो 3 आके क्या किया गड़बड़ा दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। 15 को तोड़िएगा तो कितना आता है 5 गुने 3, तो ये भी 3 आके गड़बड़ा दिया, 5 तो ठीक था तो ये भी क्या हो गया गलत, इसलिए आंसर ये होगा। अब देख लेते हैं, इसको भी हम तोड़ के देख लेते हैं। 11 है और कितना है 160 है, तो 160 को जब आप तोड़िएगा तो यहाँ पे हम तोड़ के दिखा देते हैं 160 को कि 2 या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, लेकिन इसके सिवाय कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हो ना 10 गुने कितना 10 गुने 10 गुने 16 लिख सकते हो, ठीक है ना। अब 16 में आप जानते हैं अब तो हो गया। अब यहाँ पे 16 में आप गिन के देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में कई गो 4 है तो 4 गो 2 है और एगो इसमें 2 है, तो मतलब इसको जब आप तोड़िएगा तो 11 गुने कितना लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ये किसको तोड़ के लिखे हम 160 को। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 बच्चे हो जाते हैं 160। तो मतलब कि हर में जो आया या तो 2 आया या 5, ये दोनों आए, इसके सिवाय कुछ नहीं है, इसीलिए शांत हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 15 को, इसलिए आंसर हो गया 11/160 जो है उसका दशमलव प्रसार का हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 15 को, ठीक है। चलिए हाँ, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक पूर्णांक विषम होगा। तब विषम होता है कब, आप ही बताइए। 8 से भागा देंगे 4 शेषफल बचेगा तब, कि 8 से भागा देंगे 7 शेषफल बचेगा तब, 8 से भागा देंगे 1 शेषफल बचेगा तब, 8 से भागा देंगे 3 शेषफल बचेगा तब, मतलब कि कब होगा वो आपको क्या करना है बताना है। तो आप देखिए, आप जब भी 8 से भागा देते हैं, 8 से जब भी भागा देते हैं, अगर शेषफल कितना बच जाए, 1 बच जाए कि 2 बच जाए कि 3 बच जाए, किसके रूप में होगा उसके बारे में आपको सोचना होगा। अब विषम पूर्णांक नहीं है, एक धनात्मक, हाँ फिर से धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो देखिए ये विषम पूर्णांक नहीं होगा, कैसे के, जैसे मैं मान के चलिएगा अब 8 से भागा दिया 4 शेषफल बच गया, 8 से भागा दीजिएगा 4 शेषफल, अच्छा 8 से भागा दीजिएगा तो 8 आएगा या तो 16 आएगा या फिर कितना आएगा 24 आएगा, और 4 शेषफल बच जा रहा है तो इसमें से आप 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 8 4 12। तो बताइए ये विषम पूर्णांक है नहीं, इसमें 4 जोड़िएगा तो का विषम पूर्णांक है नहीं, ये 20 हो जा रहा है, इसमें 4 जोड़िएगा तो का विषम पूर्णांक है 28, नहीं नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि ई जो है ई विषम पूर्णांक में नहीं होगा, बाकी सभी सब हो सकता है। 8 से भागा दिए 1 शेषफल बच गया, जैसे मैंने 17 था तो 8 से भागा दीजिएगा तो 1 शेषफल बच जाएगा कि नहीं, ठीक है, ये विषम पूर्णांक हो सकता है। फिर से 8 से भागा दीजिए 3 शेषफल बच गया, तो मान लीजिए 24 था और 3 शेषफल बच गया तो 27 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 27 भी कैसा है विषम पूर्णांक है, लेकिन ये विषम पूर्णांक नहीं। इस प्रकार से इसको भी देख लीजिएगा, 7 शेषफल बच गया तो मान के चलिएगा 32 था, 7 शेषफल बच गया तो 39 जो है वो क्या होता है विषम पूर्णांक है। अब चलिए सवाल नंबर 16 की ओर देखते हैं, इसलिए आंसर 15 का कौन हो गया बी वाला हो गया, ठीक है ना। और सवाल नंबर हम लोग देखने वाले 16 को, ठीक है ना।
हाँ, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 16। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम कितना होता है? तो दो लगातार सम संख्या ले लीजिए, मान के चलिएगा कि एगो 4 है और एगो 6 ले लीजिए, लेकिन लगातार लेना चाहिए, आपकी मर्जी, आप पूछ लीजिए 6, 8, 8, 10 जो भी। और इसको क्या निकालना है? महत्तम निकालना है। तो बोलिए महत्तम निकालना है कि दोनों में से इसको तोड़ लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए। दो टूट जाएगा। अब 6 को तोड़िएगा तो किस में टूटेगा? 2 और 3 में टूटेगा। और महत्तम बोलता है कि दोनों में से मिलता कौन है, कॉमन कौन है? तो दोनों में से कौन मिल रहा है? 2 मिल रहा है, इसलिए महत्तम कितना हो गया? 2 हो गया, इसलिए आंसर हो गया 16 के सी वाला। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखने वाले सवाल नंबर कितना, 17। सवाल नंबर हम लोग देखने वाले हैं 17। ठीक है ना। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 17। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 17 में लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग कैसी संख्या हो सकती है? पूर्णांक, प्राकृतिक, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग कैसी हो सकती है? तो सुनिएगा बढ़िया से। तो वो कैसा हो सकता है जी? देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का। तो देखिए, एक परिमेय संख्या मान लीजिए 5 है, ठीक है ना, और एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए √3 है। अब जब इसको आप जोड़िएगा तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा? तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा ना, इसीलिए आंसर कौन हो गया? बी वाला। चलिए अब हम सवाल नंबर देखने वाले हैं 18 को। ये रहा सवाल नंबर 18 आपके सामने। ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 18 आ गया आपके सामने। देखिए सवाल नंबर 18 है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका महत्तम इतना है, तो लघुत्तम बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे सवाल भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से कि a गुने b बराबर a गुने b बराबर लघुत्तम गुने महत्तम, लघुत्तम गुने महत्तम आप पढ़े होंगे। ठीक है ना। ये एल्गोरिदम लिख देते हैं, लघुत्तम गुने महत्तम। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुने b बराबर आपको दे दिया गया कितना? 86, 70। अब आपके पास महत्तम भी दे दिया, अब लघुत्तम आपसे पूछा जा रहा है, तो महत्तम की जगह पे कितना रखिएगा? 17। तो 17 से इसको क्या करिए? विभाज कर दीजिए। देखिए 17 पचे 85 और 17 एकम 17 और 0 को 0, तो एल बराबर कितना आ गया? 510। मतलब एल बराबर मतलब लघुत्तम। तो आंसर कौन हो गया? 18 के डी। चलिए अब आ गए हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 19। इसके लिए पहले इसको मिटा लेना होगा हमको। चलिए अब सवाल नंबर हम आपके सामने ला रहे हैं 19। ठीक है ना। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 19। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने हैं सवाल नंबर 19 का है इसे, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? आपको परिमेय संख्या बताना है, तो जोड़ के जो बाहर आ जाए, मतलब कि जो रूट से बाहर निकल जाए ऊपर में संख्या होगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है, पहला की हम देख लेते हैं। तो 64 है और कितना है? 36 है। जब आप इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 100। और 100 को आप बाहर निकाल सकते हैं, और 100 जो है वो रूट से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और उसके बाद आप सबको बारी बारी से निकाल के देखिएगा तो बाहर नहीं आएगा। तो बाहर नहीं आएगा इसका मतलब कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय। बाकी जो ए है 19 नंबर का ए, वो 36 प्लस 64 200 हो जाता है, इसके लिए आंसर ये हो गया। परिमेय संख्या चुनना था, बाकी ये सब कौन सा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 20 को। ठीक है ना। तो चलिए सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 20। ठीक है। देखिए सवाल नंबर 20 में है, हाँ सवाल नंबर 20 है कि यदि 130 बराबर 15 गुने 8 गुने 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 3 प्लस 3 है, तो महत्तम 130 प्लस 15 का क्या होगा? तो देखिए इसमें महत्तम हो जाएगा a बराबर b क्यू प्लस r में पढ़े होंगे कि देखिए ये यहाँ है, यहाँ है, तो अंतिम शेषफल कितना आ गया? 0। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, देख लीजिएगा यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 0। तो 0 से पहले जो शेषफल आता है यानी कि 10, वही का हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर आप देख लीजिए बढ़िया से, 5 से भागा दिया 15 में कट गया, तो काटा कौन? 5, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर देखने वाले 21 को। तो 21 को हम लोग देखते हैं, उसके पहले आपको ला के दिखाते हैं 21 नंबर सवाल यहाँ है। ठीक है। चलिए 21 नंबर सवाल आपके साथ आ गया। अब देखिए, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है, तो इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिमिति आपको ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या इतना है तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त की परिमिति आप निकालिए पहले, अर्धवृत्त की परिमिति। तो अर्धवृत्त की परिमिति होता है पाई आर। क्या होता है? पाई आर। तो पाई आर और 3r है उसकी त्रिज्या, तो पाई से पाई रहने दीजिए और इसमें गुना कर दीजिए कौन सा आर? 3r को। तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर, 3 पाई आर। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे गलत है, अगर ये पूछा जाता अर्धवृत्त की पूर्ण परिमिति तब जाके होता कौन? पाई प्लस 2 इंटू आर लगाते और तब उसमें 3r से गुना करते, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन? 3 पाई आर। आगे सुनिएगा, अगला सवाल है
अगला सवाल, सवाल नंबर 22 आपके सामने लाते हैं, ठीक है ना। ये रहा 22 नंबर सवाल। अब 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती है। तो कोई भी घटना की परिकता माइनस में नहीं होता और एक से बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये 75% हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता काहे कि एक से का है ज़्यादा। और जो परिकता का मान होता है 0 से लेके 1 तक होता है, 0 से 1 तक होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी, और इन्हीं के बीच में, बाकी इससे बड़ा और इससे छोटा नहीं होता, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है ना। चलिए, तो मतलब आंसर वही हो जाएगा 22 के भी। अब हम लोग सवाल नंबर देखने वाले हैं 23 की ओर, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 23। ये सवाल नंबर 23 है कि यदि घटना ई को पूरक ई डैश है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तब पी ई प्लस पी डैश बराबर 1, ये तो पूरे सूत्र ही है। अब बराबर 1 होता है, 0 नहीं होता। ये दोनों बराबर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें से आंसर कौन है, ये पूरा सूत्र में पूछ लिया गया। चलिए, अब 24 नंबर सवाल को देख लेते हैं, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने 24 नंबर सवाल लिखा हुआ है। सवाल है 24 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि एक पासे कि एक फेंक में दू नहीं आने की परिकता। तो दू नहीं आएगा तो दू उसमें एक पासों को फेंकिएगा तो परिकता जब भी आप निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, पी ई बराबर एन ई बटा एन एस। पी बराबर क्या लिखते हैं, एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस आप लिखते हैं, ठीक है ना। ये मान के चले गए, एन ई बटा एन एस लिखा हुआ। तो नीचे कुल संभव, तो एक पासक फेंक में कुल संभव कितना हो सकता है, 6। और दू नहीं आना है तो 2 में है कितना बार, तो एक बार है, तो एक बार छोड़ देंगे तो बाकी सब तो आएगा नहीं, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 6। तो 2 एक ही बार नहीं आता है और नहीं आने परिकता, तो 2 कई बार नहीं है, तो 5 बार उसमें नहीं है, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, 5 बटा 6 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर देखने वाले हैं 25, ठीक है ना। उसके पहले इसको मिटाना होगा हमको, तो चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 25, ठीक है ना। तो देखिए सवाल नंबर ये रहा आपके सामने 25, ठीक है ना। तो चलिए सुनिएगा, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की गड्डी में से यादृच्छिक एक पतंग खींचा गया, इसको काले रंग के बादशाह होने की परिकता। तो काला रंग होता है 26 गो, और उसमें से बादशाह, तो बादशाह कई गो हो जाएगा, उसमें से 2 गो, बादशाह कई गो हो जाएगा 2 गो, और टोटल पत्ती है कितना, तो टोटल पत्ती है कितना, 56 गो। तो इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बट्टा सॉरी टोटल पत्ता 52 गो होता है, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, 25 के बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 26, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 26, ठीक है ना। सवाल नंबर 26 है, सवाल नंबर 26 है ये, माध्यिका का इतना हो तो 1 से का मान ज्ञात कीजिए। का दिया गया है, माध्यिका दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से का मान क्या है। तो सुनिए, देखिए 24, 27, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 45, इतना कि माध्यिका 35 हो तो 1 से का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो माध्यिका बराबर आप माध्यिका का मतलब होता है कि इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए, इसको आरोही क्रम में क्या करिए, सजा लीजिए। तो जब आप आरोही क्रम में सजाते हैं तो हम भी सजा लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको सजाना होगा कितना, 24 को। या तो फिर क्या करिए, माध्यिका है ना, अब गिन लीजिए कि कई गो है। तो 1 गो है, 2, 3, 4, 5, 6, इसको भी गिन लेना, 7, 8, 9, 10, 11, कितना है, 11। तो 35 गुने आप 11 कर लीजिए, 35 गुने 11, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 385 हो जाएगा। 385 में से टोटल को जोड़ के आप घटा दीजिए। तो चलिए हम लोग टोटल जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तब 50 और 40 फिर बाद में एक एक करके जोड़ लेंगे, 50, 40, 90, 90 और 40 130, 130 और 40 170, 170 और 30 हो जाएगा 200, 230, 260, 280, 280, 300, 320, 320, 320 इधर से ला दिए हैं जोड़ के। अब बाकी सब जो बचा उसको फिर से हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। इधर से आ गया 320, अब जोड़ लेते हैं, 7 4 11, 19 1 20, 20 4 24, 24 और 7 31, 31 31 32 33, 33 5 कितना हो गया, 38, 38 हो गया, कितना हो गया, 38। तो यहाँ कितना आ गया, 385, कितना आ गया, 385, कितना आ गया, 385। तो 385 में से 385 अगर आप घटा दीजिएगा तब बचेगा कितना, 0। कहने का मतलब इसलिए इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए सवाल नंबर कितना है, 27। अब हम लोग देखने वाले अब सवाल नंबर 27 को, ठीक है। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 27, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 है, संचयन बारंबारता
किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? संचयी बारंबारता जब आप निकालते हैं, संचयी बारंबारता एक ही को में आप निकालते हैं, कब? जब आप माध्यिका बनाते हैं तब, इसलिए आंसर कौन हो गया? बी। चलिए आगे हम लोग देखने वाला सवाल नंबर कितना? 28 की ओर। तो सवाल नंबर ये रहा 28, ठीक है ना। तो चलिए आपके सामने ये रहा सवाल नंबर 28। अब देखिए इनमें से कौन सा सही है आपको चुनना होगा, ठीक है ना। माध्य बराबर बहुलक माइनस इतना 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 है दिया गया है। तो चलिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं जो कि होता है बहुलक बराबर, क्या होता है? बहुलक बराबर, बहुलक बराबर बराबर तीन माध्यक गुने माध्यक माइनस 2 माध्य, क्या होता है? सूत्र ऐसा होता है, आप लोग भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो इनमें से आपको देखना है कि बहुलक को जब हम एक तरफ करेंगे तो दूसरा तरफ कितना होना चाहिए? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होना चाहिए। तो चलिए कहीं से बहुलक को अलग कर लीजिए। अब देखिए उतना होता है कि नहीं होता है। इनमें से अलग करते हैं तो आप हल करके देख लोगे कौन सा है, बता दें। एक मिनट तो इसलिए आंसर कौन हो जाएगा? ए। आप इसको हल करके देख लीजिएगा, नहीं तो इसको फिर हम बाद में बता देंगे, ठीक है ना। आगे आगे ऐसे हल करके देख लीजिएगा, आंसर यही होगा। अगर ये नहीं हो पाएगा ना तो फिर आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा फिर बी वाला। लेकिन अभी मान के चलिएगा कि ये वाला आंसर है, ठीक है ना। हल करके देख लीजिएगा और जो इसमें से आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर कितना? 29 को, ठीक है ना। तो 29 नंबर सवाल ये रहा और इसमें से देख लें हम लोग, ठीक है। ये रहा, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक वर्ग क्या है जी आपको देखना। तो सर्वाधिक बारंबारता किसका है? तो 45 का है। सर्वाधिक बारंबारता किसका? 45 का। इसलिए बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा? 20 और 30। इसीलिए आंसर कौन हो गया? बी वाला, यानी 20 और 30। चलिए अब हम लोग देखने वाला सवाल नंबर 30 की ओर, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 30, ये रहा। और सवाल नंबर 30 में हम लोग देखने वाले हैं, सवाल नंबर 30 में हम लोग देखने वाले हैं 30 नंबर सवाल को। तो देखिए इसमें से क्या है, इसमें से बोला जा रहा है 1 से प्लस 2, 2 से प्लस 3 और 4 से प्लस 5 और 5 से प्लस 2 का माध्य 18 है, तो एक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से आपको काउंट कर लेना है कि कितना है, कितनी संख्या है। 1 2 3 4 4 है, तो 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। इधर से जोड़ लीजिए 1 से 2, तो 1 से वाला जोड़ लीजिए 5 और 9, 9 2 11, 11 1 12 x, कितना हो गया? 12 x। अब बाकी जो अंक आ रहा है वो कितना है वो भी जोड़ लेते हैं। तो 3 5 5 5 10 और 2 12 है, कितना है? 12 है। तो 12 72 में घटाइएगा 60 आ जाएगा और 60 में से 12 में से आपका कर दीजिए भागा दे दीजिए, तो 1 का मान आ जाएगा। तो 12 5 कितना हो गया? 60। इसलिए आंसर कौन हो गया? 5 हो गया। अब चलिए हम लोग देखने वाले सवाल नंबर कितना? 31 को, ठीक है ना। आपके सामने ला रहे हैं सवाल नंबर 31। अब उसको भी हल करके हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 31, ठीक है ना। अब देखिए सवाल नंबर 31 में बोला जा रहा है यदि बिंदु R A, B अब बिंदु P 0 0 और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यदि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो देख लेते हैं हम लोग। ये है निर्देशांक ज्यामिति से, ये है 0 0, यहाँ का मान दिया गया है, ठीक है ना। ये P है। अब ये Q का मान यहाँ से है और Q का निर्देशांक दिया गया 0 2। अब इसको मिलाने वाली रेखाखंड, AB है। मिलाने वाला कौन है? A और B है। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें से हम लोग देख लेंगे, इसमें से हो जाएगा ये, इसको छोड़ देते हैं, बाद में हम इसको देख लेंगे, ठीक है ना। आगे सुनिएगा सवाल नंबर 32 को। सवाल नंबर 32 आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 32, ठीक है। ये हाँ, सरल रेखाएं एक से बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। इसका प्रतिच्छेद बिंदु कौन होगा उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो ऐसे करिए, ये ग्राफ खींच लीजिए,
अब इसमें से आपको बताना है x बराबर 2, तो x बराबर 2 इधर ही होगा, मान के चलिएगा कि x बराबर जो 2 है वो इधर होगा, और y बराबर -3, तो y बराबर -3 यहाँ होगा। अब का प्रतिच्छेद बिंदु है, का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा होगा, तो प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा 2 -3, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 33 को। सवाल नंबर, हाँ सवाल नंबर कितना देखने वाले थे, सवाल नंबर देखने वाले थे 31 देख लिए, 32 देख लिए, सवाल नंबर हम लोग देखने वाले हैं 33, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 33 ये रहा आपके सामने, सॉरी सवाल नंबर 33 नहीं, फिर देख लेंगे अगला में आएगा तो आगे देख लेंगे, ठीक है। छूट गया है, पेज नहीं आ पाया है। चलिए सवाल नंबर हम देख लेते हैं, जो भी आया 36 है तो 36 को ही हम लोग देख लेते हैं। ये रहा सवाल नंबर 36 आपके सामने। ये यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा है तो √3/2 कितना का मान होता है साइन थीटा, तो साइन कितना का मान होता है, तो साइन 60 का मान होता है, ठीक है ना। तो साइन 60 का मान, तो सबके साइन 60 का मान रख देना है, 60 का मान और आंसर ला देना है। तो कौशिक 60 का मान हो जाता है 2/√3, कौशिक 60 का मान कितना हो गया 2/√3, और कॉट 60 का मान हो जाता है √3, कॉट 60 का मान कितना हो गया √3। जब आप इसको हल करिएगा तो आएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा √3। अब इसको हल करिएगा तो 2 - 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे कॉट थीटा था, तो कॉट थीटा का होता है 1/√3, तो नीचे से हो गया √3 और 2 - 1 हो जाएगा। तो अब प्लस है तो प्लस रहने दे, तो प्लस में तो 3 और 3/√3, आप इसको जब आप काटिएगा तो आ जाएगा कितना √3 आ जाएगा। तो इसलिए आंसर हो गया कौन √3 हो जाएगा, यानी 36 का डी। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 37 को। तो सवाल नंबर 37 आपके सामने ये रहा। चलिए अब इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो ये √3 tan 2θ - 3 बराबर 0, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करेंगे, देखिए टाइन है और टाइन 2θ को अलग रखिए, तो उधर कौन चल जाएगा 3 चल जाएगा, और 3 जब चल जाएगा तो बट्टा में भेजेंगे तो कौन चल जाएगा √3 यहाँ पे आ जाएगा, और जब अब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan 2θ बराबर कितना हो जाएगा √3। अब बताइए tan कितना डिग्री का मान √3 होता है tan 60 का, तो tan 2θ बराबर हो जाएगा कितना से tan 60 के, यहाँ आप लिख सकते हैं tan 60, यहाँ कितना लिख सकते हैं आप tan 60 लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2θ बराबर 60 डिग्री, और तो थीटा का मान कितना हो गया, काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 37 के बी वाला आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 38, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, सवाल नंबर 38 को देखने वाले हैं। ये रहा सवाल नंबर 38 आपके सामने। हाँ सवाल नंबर 38 है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा से इतना तो कौन, तो साइन कितना डिग्री का मान और कॉस कितना डिग्री का मान, दोनों का मान बराबर होता है तब 45 का, ठीक है ना। इसलिए आंसर हो जाएगा 38 का बी, 45 डिग्री आंसर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 39 क्यों। तो 39 नंबर सवाल आपके 39 भी नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट आ गया 42 से, ठीक है ना, शायद कट गया होगा, फोटो नहीं आ पाया होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 42 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ये रहा 42 नंबर सवाल आपके सामने। 42 नंबर सवाल है, यदि बहुपद इतना इतना हो तो g-1 का मान बताइए। कहने का मतलब है कि आप क्या करिए, एक से जगह एक रखिए और हल करिए, और जो आंसर रहेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो रखते हैं, एक से सामने कितना पे रखना है, एक रखना है, एक -1 रखना है, तो 3 - 1 ओके होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर -7 गुने -1 -7 गुने -1 और प्लस में कितना है 2, हल करेंगे तो ये जब हल करिएगा 3 हो जाएगा, ये हल करिएगा तो 7 हो जाएगा, और प्लस में कितना है 2 है, तो जब पूरा हल करिएगा तो कितना हो जाएगा 12, इसलिए आंसर हो गया 42 के बी। अब देखिए सवाल नंबर आपको देखना है कितना 43, सवाल नंबर आपको कितना देखना है 43 देखना है, ठीक है ना। देखिए चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 43। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 43। ये है बहुपद x² - 16 के शून्यक है, तो शून्यक निकालिएगा तो एक से का मान हो जा रहा है, तो एक से का मान जब आप निकालिएगा तो एक से का मान हो जाएगा, एक से का मान हो जाएगा तो लिखेंगे तो एक से बराबर हो जाएगा √16, एक से बराबर √16, और जब ये बाहर निकलेगा तब +-4 में निकलेगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा कौन +-4 यानी 43 के ए। चलिए 44 के, यदि बहुपद Px बराबर इतना हो तो अल्फा और बीटा, तो 4 अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, ठीक है ना। तो ये
ये पूरा इजी है, कुछ नहीं करना है। वो 4 दिया हुआ इसीलिए लोग गड़बड़ा गए होंगे, लेकिन कुछ है नहीं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से मान के चलिएगा रेड कलर वाला से सोल्यूशन दे रहे हैं आपको। तो ये 4 है, ये 4 रहा, ठीक है ना। अब 4 के बाद कितना, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग जानते होंगे माइनस बी बटा ए। तो 4 और माइनस बी बटा ए, तो यहाँ पे माइनस बी बटा ए लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 और माइनस का माइनस लिखिए, ठीक है ना। अब बी का मान उठाइएगा तो -3 ऑलरेडी है, तो इसलिए कितना हो जाएगा प्लस। और ए का मान कितना है, ए का मान कुछ नहीं है, मतलब 1 मान के चलिएगा। अभी अंदर में गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना। इसलिए हो जाएगा 44 के ए आंसर, यानी कि 12 आंसर हो जाएगा। हम लोग 44 तक देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे 45 के, ठीक है ना। ये रहा 45 नंबर सवाल आपके सामने। हाँ 45 नहीं, जो उधर छूट गया था ना, उधर है 39, अभी छूट गया तो वो आ गया, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं, अभी छूट गया था उसको ही देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने 39 नंबर सवाल। चलिए इसको देख लेते हैं। 37 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। उसी प्रकार से कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 है और माइनस कॉस 60 है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग मान रख देंगे। 37 का मान कितना होता है 1/2। 37 का मान कितना होता है 1/2। अब फिर cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है 1 और माइनस tan 60 का, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, ठीक है ना। उसी प्रकार से नीचे भी है, नीचे है कितना cot 30 डिग्री sin 45 तक। cot 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, नहीं सॉरी, cot 30 का मान होता है √3, ठीक है ना। cot 30 का मान होता है √3, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं √3 और माइनस साइन 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और cos 60 का मान होता है 1/2। अब ऊपर में जब आप हल करिएगा तो एलसीएम के रूप में लेवाएगा। एलसीएम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐसे लकीर खींच देते हैं ताकि आप समझ पाओगे कि नीचे वाला सोल्यूशन उसके नीचे है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे उसको जब आप हल करिएगा तो नीचे में एलसीएम लेवाएगा कितना 2√2, कितना हो जाएगा 2√2। अब जब इसको पढ़िएगा तो कितना बार पढ़िएगा √2 बार, ठीक है ना। अब उसको पढ़िएगा तो 2 बार, इसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो 2√2 तो हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप इसको हल करिएगा ऊपर लेके चले जाएंगे तो इसमें भी जो एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2√2, नीचे वाला को ऊपर कर दिए हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। इसमें से जब इसको पढ़िएगा तो पढ़िएगा 2 टोटल पढ़ना होगा, तो 2√6 और माइनस √3, इसमें से सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा तो इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मोबाइल में स्क्रीन में अट ही नहीं रहा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 40 नंबर सवाल को, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा, ऐसा करके कि 39 और 39 का ABCD कुछ भी करके आप लिख दीजिएगा, समझ जाएंगे कि आप लोग समझदार हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब हम का 40 नंबर देखने वाले, ठीक है ना। तो ये रहा 40 नंबर सवाल आपके सामने। तो 40 नंबर सवाल है tan 30 sin 30 cos 60 cosec 30 सबका मान लिखिए और हल करिए। तो चलिए लिख लेते हैं। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ से लिख दिए 1/√3। और sin 30 का मान लिखिए तो 1/2 होता है, तो लिख दीजिए। cos 60 का मान लिखिए तो cos 60 का मान होता है 1/√3 और cosec 30 का मान होता है 2। और सब देखिए कट जाएगा, 2 से 2 खत्म। और यहाँ से हो जाएगा 1/√3 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। इसीलिए आंसर हो गया कितना 40 के डी वाला, यानी 1/3। अब हम लोग देखने वाला है सवाल नंबर 41, ठीक है ना। ये रहा सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 आपके सामने रहा। सवाल नंबर 41 है, यदि Px बराबर 3x की कीमत है इतना इतना, तो भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। तो देखिए इसका सबसे बड़ा भागफल का घात कितना है
भागफल का घात है ये, आपको भाग देना 100 से और ऊपर वाला बड़का को उठा लीजिए तो 1 से क्यों है, 100 वाला सिर पर उठा लीजिए। अब जब भागफल दीजिएगा तो घात पूछा जाएगा तो घात अधिकतम पावर वाला को कहते हैं, तो 1 के रूप में आएगा ना, तो इसलिए आंसर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम लोग देखने वाले सवाल नंबर कितना, आप 42 को देखने वाले हैं। ठीक है ना, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 42। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 42 को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 42। ठीक है ना, चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं। सवाल नंबर 45 आ गया, 42 ये सब देख लिए थे, देख लीजिएगा पीछे। हाँ, तो 45, यदि बहुपद इतना शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान बताइए। आप भी बताइए शून्यकों का गुणनफल कितना होता है। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा गुने बीटा दिया गया गुणनफल 8, तो 8 लिख लीजिए यहाँ से। और सी का मान देखिए तो सी का मान कितना है 2a, सी का मान 2a है और ए का मान कुछ नहीं ए है। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा था ए का मान, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए 45 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 46। तो ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 46। ठीक है ना, ये रहा सवाल नंबर आपके सामने 46। तो देख लेते हैं, यदि बहुपद इतना शून्य कितना हो तो पी एक्स का ये गुणनखंड होगा। यदि शून्य -1 है तो गुणनखंड 1 से +1 होगा। का किसी को जब आप उधर भेजाइएगा तब -1 होगा, कहने का मतलब 1 से +1 रहेगा, तभी तो आप इसको लिख सकते हैं 1 से बराबर -1। ठीक है ना, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा कौन, 1 से +1 वाला। चलिए सवाल नंबर 47 को हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 47। ठीक है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो ठीक है ना, तो किसका अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा गुने बीटा बराबर 2 होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ये ए वाला। ठीक है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा। जब इसको आप हल करिएगा तो ये इसी का होगा अल्फा प्लस। देखिए हम आपको निकाल के बता देते हैं। तो शून्यकों का ये कितना बोला जा रहा है, तो -3 होना चाहिए। तो देखिए -b बटा ए और -b लगाइए तो -3 और बटा 1 हो जाएगा। सही बात है, इसका कितना आ गया -3 आ गया। अब अल्फा गुने बीटा कितना होना चाहिए, तो अल्फा गुने बीटा 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ सवाल में लिखा हुआ है कि अल्फा गुने बीटा 2 होना चाहिए। तो अल्फा गुने बीटा हम लोग लगाए। अब अल्फा गुने बीटा का होता है सी बटा ए होता है, अल्फा गुने बीटा का होता है सी बटा ए। तो सी बटा ए से कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो सी बटा ए तो 2 और 2 बटा कितना हो गया 1। हम लोग सवाल नंबर ऑप्शन से देख लिए हैं कि ये आंसर हो जाए। चलिए 47 का ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 48। सवाल नंबर कितना देखने वाले, 48 को देखने वाले हैं। ये रहा सवाल नंबर आपके सामने 48। ठीक है ना, हाँ जो पीछे छूट गया तो सवाल आ गया, ये 33 नंबर सवाल छूट गया था वो आ गया। देखिए हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर अब 33 को। ठीक है ना, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 33। ठीक है, ये देखिए लेते हैं सवाल नंबर 33 को। सवाल नंबर 33 को देख लें, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे है tan थीटा बराबर 15/8, 15/8। तो tan थीटा बराबर 15/8 है। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा का आधार, ये हो जाएगा आधार। अब आपको निकालना है कर्ण, का निकालना है कर्ण निकालना है। तो कर्ण जब आप निकालिएगा तब 15 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर जोड़ दीजिएगा। तब 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है कितना 64। तो दोनों को जोड़िएगा तो 200 आ जाएगा कितना 89 और 289 जब आप बाहर निकालोगे तो हो जाएगा कितना 17। तो साइन थीटा का मान पूछा जा रहा था। तो साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण का होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब है कितना 15 और कर्ण है कितना 17। ठीक है ना, तो चलिए इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 33 के सी यानी 15/17 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले आगे देखते हैं सवाल नंबर 50। ये सब आना चाहिए। सवाल नंबर कितना आ गया 48। अब हम लोग 48 देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 48। सवाल नंबर कितना रहा 48। चलिए सवाल नंबर 48 को हम लोग देख लेते हैं। सवाल नंबर 48, अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद इतना शून्य का अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं अल्फा गुने बीटा गुने गामा, इसका सूत्र होता है -d/a का होता है -d/a, इसलिए डायरेक्ट आंसर ही सूत्र ही पूछ लिया -d/a हो गया। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 49 को। 49 नंबर सवाल है कि
वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 और इतना का घात है, तो घात है मतलब आप जब गुना करिएगा तो जो सबसे अधिक पावर लगेगा वही का कहलाएगा घात। तो सबसे अधिक पावर यहाँ पे देख लेते हैं, y के 5 है। अब इधर साइड आप देखिएगा तो y के कितना है 2 है। तो जब आप ही दोनों ही गुना करिएगा बड़े बड़े वाला को तो y के पावर कितना आ जाएगा 7, और जो अधिकतम घात होता है उसी को क्या बोलते हैं घात। इसलिए आंसर हो जाएगा कौन, बी वाला। यहाँ पे दिया गया है कि 7 है तो 7 हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर सवाल को, इतना हो तो x बराबर 4 के y बराबर 0, कौन सा आपको इसमें से चुनना है कि कौन सा आंसर होगा। तो आप मान रख के देख लीजिएगा 50 नंबर सवाल में आपको क्या करना है, मान रख के देख लेना है कि कौन सा रखेंगे तो आंसर हो जाएगा, मतलब कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है ना। तो देखिए आप लोग क्या करिए, इसमें मान रखिए तो x बराबर 4 रखिए तो 12 आना चाहिए, और y बराबर 0 रखे से कितना, नहीं तो क्या करिए आप इसको हल कर लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 समीकरण बनेगा, समीकरण को हम क्या कर देंगे, हल कर लेंगे। तो चलिए समीकरण को हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा पहला समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 12, 3x माइनस 2y बराबर 12, और ये सवाल समीकरण पहला। और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। तो इजीली रहेगा कि इसको हल कर लेते हैं। इसमें से कितना से गुना करना पड़ेगा, इसमें से गुना कर लेते हैं 5 से, और इसमें से गुना कर लेते हैं 2 से। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आंसर चिन्ह चेंज कर लीजिए, माइनस के प्लस और प्लस के माइनस। तो ये देखिए ये जब गुना होगा इससे तो 10 हो जाएगा, और ये भी जब इससे गुना होगा तो 10 हो जाएगा। चिन्ह चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब ये दोनों गुना होगा तो पाइए यहाँ पे अब कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, अब यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8। तो 15 में से 8 जगह तो कितना बचेगा 7x, कितना बच गया यहाँ पे 7x बच गया। अब इधर से देखिए 12 25 60 और 16 दूनी 32, 12 25 60 और 16 दूनी 32, तो घट के कितना आएगा 28 आएगा। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। तो x का मान कितना है 4, तो जो x का मान 4 है वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए x का मान a में भी और c में भी है, लेकिन अब y का मान ज्ञात करना है। तो x की जगह पे कितना रख दो, 4 रख दो, और y का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ से x की जगह पे हम क्या करते हैं 4 रख देते हैं। तो x की जगह पर 4 रखते हैं, तो 3 गुने कितना हो जाएगा 4, 3 गुने कितना हो जाएगा 4, 3 गुने कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए रख देते हैं 3 गुने 4, अब माइनस में कितना लिखा हुआ है 2y, अब बराबर में कितना लिखा हुआ 12। तो जब देखिए 2y को उधर लेके जाइए, 12 को इधर लाइए, तो 12 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 2y, 12 माइनस 12 बराबर 2y, तो 0 हो गया। और 0 बराबर कितना 2y, तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 0। इसलिए कौन सा आंसर होगा, जो x बराबर 4 हो, y बराबर कितना हो 0 हो, वही आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख पाए कितना तक, अभी हम लोग देख पाए 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। ठीक है ना। अगर बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और एक दूसरे दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपना आंसर मिला पाए। अगर आप चाहते हैं कि 50 से 100 तक और डिस्कशन चाहिए तो कुछ देरी के बाद यही लिंक पे और यही चैनल पे अभी 50 से 100 तक का भी डिस्कशन किया जाएगा। अगर आप ये भी चाह रहे हैं कि सब्जेक्टिव का भी डिस्कशन किया जाए इसी तरह से, तो सब्जेक्टिव का भी डिस्कशन इसी लिंक पे यानी इसी चैनल पे किया जाएगा। ठीक है ना। बाय बाय, थैंक यू।